हाँ भाई, लास्ट क्लास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने डिस्कस किया था और उसकी एप्लीकेशन अल्काइन पर क्या रहेगी वो डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्टकट क्या था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का? वाटर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बिल्कुल सही। देखो, जो भी अल्केन या अल्काइन आपको दिया हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको वाटर ऐड करना होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो H यहां पर ऐड होगा और OH यहां पर ऐड होगा। ठीक है, और इस तरह से आप देखो जब वाटर ऐड करेंगे तो यहां पर कंपाउंड फॉर्म होगा इनॉल एंड इट विल गेट टोटोमराइज्ड, और टोटोमराइज होने के साथ में यहां पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड एंड दैट इज स्पेसिफिकली एल्डिहाइड। यहां पर कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है एल्डिहाइड। ठीक है, अब आप देखो अल्काइन में ओवरऑल हम तीन फॉर्मेट की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं R ग्रुप ऑन वन साइड एंड H ऑन अदर साइड। सेकेंड केस में आप यहां पर दोनों साइड में हाइड्रोजन ले सकते हैं और एक केस में आप दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करें तो बस आप देखो प्रोडक्ट में आपको R को H से रिप्लेस करना है और यहां पर अगर आप R को H से रिप्लेस करते हैं तो ये प्रोडक्ट भी आपके पास हो जाएगा एल्डिहाइड। दिस इज ऑल्सो एल्डिहाइड। और यहां पर अगर आपने H को R से रिप्लेस किया तो फिर प्रोडक्ट में यहां पर आपको इस H को R से रिप्लेस करना होगा और उस केस में यहां पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा कीटोन। ठीक है, तो एल्काइन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं और इन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो देखो फर्स्ट टू केसेस में आपको प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिला है, थर्ड केस में कीटोन फॉर्मेशन हुआ है। और जिन एल्काइन से आपको एल्डिहाइड मिला है, आप देखो इन एल्काइंस में अगर आप देखेंगे तो देयर इज हाइड्रोजन एटम ऑन वन साइड। ठीक है, एक साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेकंड साइड में H या R ग्रुप कोई भी हो, दोनों ही केस में प्रोडक्ट आपके पास एल्डिहाइड है। लेकिन अगर दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप हुआ तो उस केस में प्रोडक्ट कीटोन है। अब आप देखो वन साइड में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऐसे अल्काइंस में आप कह सकते हैं दीज अल्काइंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज टर्मिनल अल्काइंस। इनको आप बोल सकते हैं टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड एट टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन बोल सकते हैं या आप इसे एल्क वन आइन भी बोल सकते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन आएगी आपका यूपैक नंबरिंग में वो वन आएगी। लेकिन आप देखो इस केस में ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पर नहीं है, दोनों साइड में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये एल्क वन आइन नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अदर देन वन वो कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में इस एल्काइन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनल एल्काइन बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट एट टर्मिनल, इट इज नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो फिर ये स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, देखो इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस टर्मिनल एल्काइंस विल गिव एल्डिहाइड एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस विल गिव कीटोन। ठीक है, जहां आपको ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पर मिला अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो फिर कंफर्म है प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड अगर पोजीशन वन पर नहीं है, अदर देन वन पोजीशन है, तो फिर कंफर्म है प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा उसमें, कीटोन। अब आप देखो ओवरऑल अगर बात की जाए तो एल्कीन या एल्काइन पर वाटर एडिशन के लिए आपके पास 3 रिएक्शंस हैं, 3 रिएक्शन हो गए आपके पास। ठीक है, 6 रिएक्शन को याद रखने का देखो एकदम आसान तरीका बताता हूं, 3 फॉर एल्कीन 3 फॉर एल्काइन। आपको एल्कीन या एल्काइन पर वाटर ऐड करना है तो वी हैव 3 रिएक्शंस। याद करें फर्स्ट रिएक्शन में डिस्कस की थी डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक हाइड्रेशन, सेकंड हमने बात की थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन और थर्ड हम बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीनों ही केस में वाटर ऐड होते हैं, कुछ सिमिलरिटीज कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे डाइल्यूट H2SO4 करें तो एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में भी वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है बट विदाउट रीअरेंजमेंट, और यहां पर वाटर का एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो तीनों केसेस में वाटर का एडिशन होता है। और याद करें अल्काइन का अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन करते हैं तो ओनली एसिटाइलिन से आपको एल्डिहाइड मिलता था, केवल एसिटाइलिन से एल्डिहाइड बनता था वहां पर। क्योंकि आप सोचिए जब आप वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा, यहां पर H और यहां पर OH होगा, और अगर यहां पर OH होगा तो फिर ये C डबल बॉन्ड O यहां पर आएगा बीच में, तो फिर कीटोन हो जाएगा ना। तो ये हमने डिस्कस किया, देखो केवल एसिटाइलिन से वहां पर हमें एल्डिहाइड मिलता था, लेकिन यहां पर एल्डिहाइड फॉर्मेशन में रेंज आपको ज्यादा मिलेगी क्योंकि एसिटाइलिन से तो एल्डिहाइड बनेगा ही, लेकिन आप देखो इस एल्काइन से भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा। तो यहां पर आप वैरायटी ऑफ एल्डिहाइड्स बना सकते हैं बाय चेंजिंग R ग्रुप। आप R ग्रुप को चेंज करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इसमें। क्लियर हो रही बात है? लेकिन पॉइंट इसमें
In hydroboration oxidation of alkynes, in hydroboration oxidation of alkynes, terminal alkynes give aldehyde. In hydroboration oxidation of alkynes, terminal alkynes give aldehyde and non-terminal alkynes give ketones. And non-terminal alkynes give ketones. और ये नोट कर लें आप इसके लिए. कंप्लीट. चलिए आप देखो फाइनली 3 रिएक्शन. हाँ बोलिए. थर्ड वाले में कौन सा हाइड्रोजन ऐड हुआ? समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप? ये CH2 कैसा है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? जो यहां पर है बस इस H की जगह तो R करना है, बाकी तो कंडीशन सेम ही आ रही है. टोटोमरिज्म पहले तो एक H ऐड हो जाएगा, फिर टोटोमरिज्म से भी तो एक H आएगा, तभी तो CH2 बनेगा ये. अरे इसी को देख लो ना, बस यहां पर H को R ही तो करना है आपको. क्या बोल रहे हैं? अच्छा तो आप तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करो ना. कंसेप्चुअली अगर चलोगे तो याद करो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी तो जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ना. ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया ना हमने. अगर आप कंसेप्चुअली चलेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है. क्या दिक्कत है? आप एक जगह H और एक जगह B ऐड करेंगे. B तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल था और H न्यूक्लियोफाइल था. मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करो, कहां दिक्कत है? चलिए अब ध्यान देना. अब 3 रिएक्शंस का एक शॉर्ट नोट तैयार करते हैं और 3 रिएक्शंस में हम बात करेंगे. तीनों में नेट प्रोसेस सेम रहेगा, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन एंड एल्काइन. और इसके लिए जैसा हम बात कर रहे थे, वी हैव 3 रिएक्शंस. एसिडिक हाइड्रेशन, दैट इज रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4. ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, रिएक्शन विद मर्क्यूरिक एसिटेट इन वाटर फॉलोड बाय रिएक्शन विद सोडियम बोराइड्राइड. और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम बात करते हैं रिएक्शन विद बोरेन या डाइबोरेन भी आप ले सकते हैं इसमें, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस एल्कलाइन मीडियम. ठीक है, बस ये 3 रिएक्शंस हैं. तीनों ही रिएक्शंस में नेट प्रोसेस ये होने वाला है, वाटर का एडिशन. अब शॉर्टकट में अब इसका केसेस हम लिख रहे हैं, डिफरेंसेस क्या है. चलो आप ही बताएं. इसमें वाटर का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू यस मार्कोनिकॉफ रूल. एंड व्हाट अबाउट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट? यस, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल. Oxymercuration, demercuration, again there is addition of water according to Markovnikov rule. And carbocation rearrangement not possible, so there will be no carbocation rearrangement. Hydroboration oxidation, yes, addition of water according to anti-Markovnikov rule. No carbocation rearrangement. और इस केस में हम बात करते हैं कि जो एडिशन होता है वो स्पेसिफिकली सिन एडिशन होता है. ये भी लास्ट क्लास में लिखवाया होगा आपको, सिन एडिशन. बस यही है. देखो क्वेश्चन तो मेनली यहीं से आते हैं. ठीक है, देखो एग्जाम में 99.99% चांसेस होता है कि क्वेश्चन यहीं से आए. इसी शॉर्टकट से आपका सारा काम हो जाएगा. ठीक है, लेकिन इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लें आप उसमें. फर्स्ट में कोई डाउट? ये समझ में आ रहा है वो एज ग्रुप यहां पर क्यों आएगा? रीअरेंजमेंट की वजह से. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वेरी गुड. चलिए कंप्लीट. चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं. और नेक्स्ट रिएक्शन में प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्सिलेशन. आप ध्यान देना, एल्कीन पर इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं. देखो एल्कीन का अगर आप हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, प्रोसेस से समझ में आना चाहिए. देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम बोलते हैं OH ग्रुप को, और हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ OH ग्रुप. जैसे हम बात करते हैं हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में हेलोजन्स ऐड होते हैं. इसी तरह से अगर हाइड्रोक्सिलेशन की बात की जाए तो यहां पर पाइबोन ब्रेक होकर दोनों कार्बन पर OH ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे. और ध्यान देना, those compounds which have 2 OH group in their structure are called glycols. ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम ग्लाइकोल कहते हैं. तो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस में हम बात कर सकते हैं ऑन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल्स. अब आप ध्यान देना, देखो हाइड्रोक्सिलेशन के लिए ओवरऑल 4 रिएजेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. ठीक है, आप 4 रिएजेंट्स का यूज करके हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं. और उन 4 रिएजेंट्स को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स. दोनों तरह के केसेस पॉसिबल हैं. OH ग्रुप्स का एडिशन सिन भी हो सकता है, और यहां पर OH ग्रुप्स का एडिशन अगर हम चाहें तो एंटी भी हो सकता है. जैसे आप याद करो हेलोजिनेशन हमने डिस्कस किया था, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली रिएक्शन, और वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रोमीन्स का एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है. तो वहां तो स्पेसिफिकली एंटी एडिशन ही केस हमें मिलता है, सिन वाला केस मिलता नहीं है.
लेकिन जब आप हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो यहां पर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिन एडिशन भी कर सकते हैं और एंटी एडिशन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह के रिएजेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 2 फॉर सिन एडिशन एंड 2 फॉर एंटी एडिशन। होगा दोनों में, नेट प्रोसेस सेम रहेगा, दोनों में OH ग्रुप्स ऐड होंगे, लेकिन एक केस में OH ग्रुप का एडिशन सेम साइड से होगा और दूसरे केस में OH ग्रुप का एडिशन अपोजिट साइड से होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि सेम साइड से हो या अपोजिट साइड से हो, मतलब डिफरेंस क्या आएगा? बनेगा तो ग्लाइकोलिन है, क्या डिफरेंस आएगा उससे? यस, वेरी गुड। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको डिफरेंसेस बनेंगे, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे वहां पर डिफरेंसेस बनेंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं से आपको मीजो मिले, कहीं से आपको डेक्स्ट्रो प्लस लीवो मिले, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो में हो सकता है डिफरेंसेस आपको मिले, तो वहां पर आपको इसका सिग्निफिकेंस नजर आएगा सिन और एंटी का। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले रिएजेंट आप समझ लें। देखो सिन एडिशन के लिए वी हैव 2 रिएजेंट्स, एल्कीन और एल्काइन इज रिएक्टेड विद बेयर्स रिएजेंट इन वन केस, और सेकंड रिएजेंट है रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट कंडीशन गिवन है तो इस केस में हाइड्रोक्सिलेशन होगा और जो एडिशन होगा वो स्पेसिफिकली सिन एडिशन होगा। और एंटी एडिशन अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको रिएक्शन करवानी होगी पहले पर एसिड के साथ में, एंड देन रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एक तरह से हम कह सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। या फिर आप ले सकते हैं हीटिंग विद सिल्वर ऑक्साइड एंड अगेन इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये आपके पास रिएजेंट है और इस केस में एडिशन जो होगा दैट विल बी एंटी एडिशन। अब सिन एडिशन कैसे होगा और एंटी एडिशन कैसे होगा इसका मैं हिंट आपको देता हूं। देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, कोई बताना चाहे? बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? क्या होता है? चलिए, बेयर्स रिएजेंट की अगर बात की जाए तो इट इज 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, या फिर 1% ना लिखकर आप ये भी लिख सकते हैं, यस, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। हेमंत, ये बिल्कुल सही लिखा है आपने, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, या आप लिख सकते हैं वेरी डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, दैट इज बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट की अगर बात की जाए तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। क्या वाव, क्या मतलब ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है यहां पर? ठीक है, पिंक सॉल्यूशन होता है। अब आप ध्यान देना, इस रिएजेंट का अगर आप यूज करते हैं तो एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोक्सिलेशन होगा और प्रोडक्ट आपको इस तरह से कंपाउंड मिलेंगे, पाइबोन ब्रेक होकर OH ग्रुप ऐड हो जाएंगे। और इस रिएक्शन का यूज आप बिल्कुल उसी पर्पस के लिए कर सकते हैं जो हमने ब्रोमीन सॉल्यूशन का यूज किया था। याद करो, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इसका यूज भी आप कर सकते हैं एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्योंकि होता क्या है, देखो जैसे आप एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट के साथ में लेते हैं, इफ कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, और उसकी रिएक्शन अगर आप बेयर के साथ में लेंगे तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होने का मतलब है डेफिनेटली कंपाउंड में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर कंपाउंड का हो जाएगा हाइड्रोक्सिलेशन, और जैसे हाइड्रोक्सिलेशन होता है ये जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है कलरलेस हो जाता है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं कलरलेस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, दिस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, और इसके साथ में यहां पर MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट भी बनता है। ठीक है, तो जो पिंक सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा और साथ में MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन सम विजिबल चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आपने जब स्टार्टिंग में सॉल्यूशन लिया वो कैसा था? पिंक था। जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई, अगर सॉल्यूशन कलरलेस हो जाए और साथ में MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर आपको मिलता है तो फिर इस विजिबल चेंज का कंफर्मेशन है कि जो कंपाउंड आपने लिया दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि अगर आपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है तभी वो रिएक्शन होगी। ठीक है, और रिएक्शन अगर होगी तभी आपको विजिबल चेंज मिलेगा। ठीक है, अगर आप एल्केन ले लें सपोज, ठीक है, आपने मान लो प्रोपेन लिया तो प्रोपेन में देयर विल बी नो चेंज, इट विल रिमेन पिंक। लेकिन अगर आपने प्रोपीन या प्रोपाइन ले लिया तो फिर आपको ये विजिबल चेंजेस मिलेंगे। क्लियर हुई बात है? तो ये इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल यूज है। और आप ध्यान देना, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए हमारे पास टोटल 2 रिएक्शंस हैं। एक तो ये रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और एक हमने इससे पहले डिस्कस किया ब्रोमीन सॉल्यूशन वाली रिएक्शन। बस यही 2 रिएक्शंस है जो अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। और आप सोचिए, देखो आप ध्यान देना, बहुत लॉजिकल पॉइंट है। मैंने आपसे कहा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 रिएक्शंस हैं जिसका यूज आप कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन के लिए कर सकते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए कर सकते हैं।
आप सोचिए दोनों ही रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के एग्जांपल हैं, दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनसैचुरेशन का मतलब है एल्कीन या एल्काइन, और एल्कीन एल्काइन की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही तो होंगी, तो रिएक्शन तो इसी में तो मिलेंगी फिर हमें। क्लियर है बात ये? तो बस दो रिएक्शन है, दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मिलना तय है वो तो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, और उनकी रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होती है। एक तो बेयर्स रिएजेंट और एक हमने पहले डिस्कस किए ब्रोमीन सॉल्यूशन, जहां पर ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है जो कलरलेस हो जाता है। क्लियर बात है? अब आप ध्यान देना, इन रिएजेंट कंडीशन में सिन एडिशन कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो क्या होता है, जैसे एल्कीन की रिएक्शन आप करवा रहे हैं बेयर्स रिएजेंट के साथ में। अब बेयर्स रिएजेंट में हमने कहा इट इज डाइल्यूटेड कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। सबसे पहले एल्कीन की रिएक्शन KMnO4 के साथ में होती है यहां पर। ठीक है, अब मैं इसका बहुत एक एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया आपको होना चाहिए। बाकी तो जो क्वेश्चन आते हैं वो नेट प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। क्या होता है, देखो एल्कीन की रिएक्शन पहले KMnO4 के साथ में होती है, और यहां पर KMnO4 का होता है एडिशन। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और इन दोनों ऑक्सीजन्स का साइमल्टेनियस एडिशन होता है इन कार्बन्स पर। मतलब ये KMnO4 एक साथ ऐड हो जाएगा दोनों कार्बन पर, और इसमें एक प्रोडक्ट आपको मिलता है साइक्लिक कंपाउंड। इस तरह से यहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस साइक्लिक कंपाउंड की अगर बात की जाए तो दिस कंपाउंड कैन बी कैटेगराइज्ड एज साइक्लिक एस्टर। आप इसको साइक्लिक एस्टर बोल सकते हैं। ये एक्चुअली मैंगनीज एसिड का एस्टर है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं एस्टर किस तरह से हम इसको बोल रहे हैं। जैसे आप देखो, अगर आपके पास ये कंपाउंड है, सपोज ये कंपाउंड क्या है, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस कंपाउंड? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, मैं यहां पर अगर H की जगह यहां पर C प्लेस कर दूं तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। नाउ इट इज COOR, दैट इज एस्टर। ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, दिस इज लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड Mn डबल बॉन्ड OOH, और अगर यहां पर H की जगह C आ जाए तो ये भी ईस्टर वाली कंडीशन आ जाएगी। ऐसे ये देखो वहां पर आप, इट इज Mn डबल बॉन्ड OOC। क्या बात क्लियर हो रही है? और साइक्लिक है इसलिए इसको साइक्लिक एस्टर लिखा है। तो ये जो कंपाउंड आपको मिलता है ये साइक्लिक एस्टर है। अब आप देखो बेयर्स रिएजेंट की अगर बात की जाए तो बेयर्स रिएजेंट हम बात करते हैं 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। इट इज हाईली डाइल्यूटेड, मतलब सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है। और ध्यान देना, अगर सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है और रिएक्शन में अगर एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है तो फिर तो इस एस्टर का यहां पर हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। एस्टर का यहां पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंट है। कैसे पता चला वाटर है? अगर हम बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो बेयर्स रिएजेंट होता ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें वाटर प्रेजेंट ही होता है, अंडरस्टूड है वो। तो वाटर अगर प्रेजेंट है तो फिर इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। कोई बताना चाहे एस्टर के हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? बहुत कॉमन पॉइंट है। अरे वाटर तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वाटर ही बनेगा। एल्कोहल बनता है, ये तो सही है, करेक्ट। एस्टर का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो प्रोडक्ट बनते हैं एसिड प्लस एल्कोहल, क्योंकि वास्तव में एल्कोहल और एसिड मिलकर के ही एस्टर बनाते हैं। एल्कोहल और एसिड में जब वाटर का एलिमिनेशन होता है तो एस्टर बनता है। अब एस्टर पर अगर आप वापस वाटर की रिएक्शन कराओगे तो फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा एसिड प्लस एल्कोहल। हालांकि रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे आगे, एस्टर की रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। जैसे ये अगर आपके पास एस्टर है और इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस में वी गेट एसिड प्लस एल्कोहल। ये एल्कोहल है और ये एसिड है। क्या बात क्लियर हो रही? तो अगर यहां पर भी एस्टर है और क्योंकि वाटर प्रेजेंट है तो फिर तो अंडरस्टूड है, इस केस में भी हाइड्रोलिसिस पर प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए? एसिड प्लस एल्कोहल मिलना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा चेक करते हैं, देखो इसमें होता भी है। इस केस में जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है बिल्कुल वैसे होगा। देखो जैसे C डबल बॉन्ड OOR, तो ये बॉन्ड इसमें ब्रेक हो जाएगा, OH ग्रुप, वाटर का OH ग्रुप तो आ जाएगा CO पर और H चला जाएगा OR के साथ में। ऐसे यहां पर भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर का OH ग्रुप तो आ जाएगा MnO पर और H आ जाएगा OR के साथ में। ऐसे यहां पर भी सेम प्रोसेस H एंड OH। और ध्यान देना, एक H इस वाटर मॉलिक्यूल से और एक H इस वाटर मॉलिक्यूल से आता है। इस तरह से ये कंपाउंड तक कन्वर्ट हो जाएगा COH एंड COH, दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे। और देखो
वाटर का OH अगर यहां पर आएगा और इस मॉलिक्यूल का भी OH यहां पर आएगा, तो यहां पर जो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज Mn डबल बॉन्ड OOH। और अब आप देखो, नाउ इट इज एसिड। अरे मैंगनीज एसिड बन चुका है। अब देखो यहां पर फिर से वही करते हैं, जब यहां पर कार्बन है तब तो ये एस्टर है, लेकिन अगर कार्बन की जगह यहां पर H आ जाएगा तो नाउ इट विल बी एसिड। ये आपके पास आ चुका है मैंगनीज एसिड। आ रही बात समझ में? और देखो मैंगनीज एसिड के साथ में दूसरा कंपाउंड क्या है, तो ये अल्कोहल ही तो है। अल्कोहल प्लस एसिड अगर बना है, अगर कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट आपको अल्कोहल प्लस एसिड मिला है, तो इससे भी ये बात प्रूव होती है कि जिस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हुआ था वो कंपाउंड क्या है, एस्टर है, क्योंकि एस्टर के हाइड्रोलिसिस पर आपको प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल प्लस एसिड। ये बात क्लियर हो रही है? और ध्यान देना, ये जो एसिड बना है ये फिर आगे डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, और डिस्प्रोपोर्शनेट होकर यहां से आपको मिलता है MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से ये रिएक्शन ओवरऑल कंप्लीट होती है। अब यहां पर आप ये समझिए कि सिन एडिशन में किस बेसिस पर का है। अब ध्यान देना, KMnO4 का जब एल्कीन पर एडिशन होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में इन दोनों ऑक्सीजन्स का साइमल्टेनियस एडिशन होता है कार्बन पर, एक साथ ऐड होते हैं, और ऐड होकर के आप देखो साइक्लिक कंपाउंड बना है। अब ये पक्का देखो कि अगर साइक्लिक कंपाउंड बना है तब तो पक्का एडिशन जो होगा वो सिन एडिशन ही होगा, क्योंकि आप सोचिए दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से ही तो ऐड हुए, ये अपोजिट साइड से ऐड हो ही नहीं सकते। अब ध्यान देना, आप इसको ऐसे समझे, अगर हम बात करें कि इन दोनों कार्बन पर जो ऑक्सीजन का एडिशन है वो अपोजिट साइड से हो, अपोजिट साइड से ऐसे एडिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखो ये दोनों ऑक्सीजन फ्री नहीं है, ये दोनों ऑक्सीजन भी तो मैंगनीज के साथ कनेक्टेड है ना। नहीं आ रही बात समझ में? ये दोनों ऑक्सीजन भी तो मैंगनीज, ये तो साइक्लिक है ना। अब मैंगनीज के साथ अगर दोनों ऑक्सीजन कनेक्टेड है, और ऐसे में बात करूं कि दोनों ऑक्सीजन का जो एडिशन है वो कार्बन पर अपोजिट साइड से हो, तो जरा देखो इस केस में जो रिंग बनेगी वो ट्विस्टेड रिंग होगी, और ट्विस्टेड रिंग में तो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन की वजह से इस रिंग का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो देखो इन ऑक्सीजन का साइमल्टेनियस एडिशन होकर साइक्लिक कंपाउंड बने, ऐसा तभी फिजिबल है जब ये एडिशन अपोजिट साइड से नहीं सेम साइड से हो, तब ये रिंग बन सकती है। क्या समझ आ रही बात है? और ये रीजन है कि जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, इसमें सिन एडिशन होता है। तो क्योंकि आप कह सकते हैं कि इन रिएक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन विद बेयर्स रिएक्शन एंड रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईस्टर ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट्स व्हाई एडिशन इज सिन एडिशन। साइक्लिक कंपाउंड बनने की वजह से ही हम यहां पर एडिशन सिन एडिशन की बात करते हैं। अब आप देखो सेम रिएक्शन आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में मिलती है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपको उसी से समझ में आ जाएगा, रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह से जाएगी, केवल सोर्स हम चेंज कर रहे हैं। ध्यान देना, ये तो KMnO4 है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की अगर बात की जाए, दिस इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। शायद समझ में आ रहा होगा क्या करना है। बस आप इस KMnO4 को यहां से हटाओ और इसे यहां पर रख दो, बाकी सारी कंडीशन सेम है, ठीक है। और देखो जब आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर पाएंगे तो वहां भी इसी तरह का साइक्लिक कंपाउंड एस्टर बनेगा, और उसके बाद में हाइड्रोलिसिस, तो हमने स्पेसिफाई किया है यहां पर कि जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से साइक्लिक एस्टर बनेगा उसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहां पर हाइड्रोलिसिस लिखना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमने केवल ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात की है। इसमें हाइड्रोलिसिस अलग से मेंशन क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेयर्स रिएक्शन का मतलब है अंडरस्टूड इसमें वाटर प्रेजेंट ही है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो दोनों में रिएक्शन का टाइप सेम है। देखो रिएक्शन का टाइप सेम है, केवल आप ऐसा समझ लो कि हमने सोर्स चेंज किया है। आप सोचिए इस रिएक्शन में KMnO4 का यूज क्या रहा, मतलब वो किसका सोर्स बना रिएक्शन में। रिएक्शन में KMnO4 ने क्या प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन प्रोवाइड किए हैं। अरे यही तो दोनों ऑक्सीजन यहां पर ऐड हुए ना, और हाइड्रोजन कहां से है, वाटर से। तो आप समझ लें KMnO4 यहां पर ऑक्सीजन का सोर्स बना है, बस हमने वो केवल सोर्स चेंज किया है। आप KMnO4 की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन आपको KMnO4 से मिलने वाले थे वो ऑक्सीजन कहां से मिल जाएंगे आपको, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। बाकी जो वाटर से H आना है वो तो हाइड्रोलिसिस में यहां भी आ जाएगा। क्लियर बात है? सो दिस इज अबाउट सिन एडिशन। अब बात करते हैं एंटी एडिशन की, फिर आप एक साथ लिखना। एंटी एडिशन में हम बात करते हैं रिएक्शन विद पर एसिड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आप ध्यान दें, एल्कीन की रिएक्शन अगर आप पर एसिड के साथ में ले रहे हैं, जैसे मान लो आपने ले लिया पर बेंजोइक एसिड C6H5 COOOH। ध्यान देना, जिस कंपाउंड को हम यहां पर रिएक्शन में ले रहे हैं एज अ रिएजेंट वो परोक्सी कंपाउंड है, परोक्सी लिंकेज है इसमें। ध्यान देना, ये परोक्सी कंपाउंड लिया है, ऐसे नहीं कि सर वो एक ऑक्सीजन गलती से लिख दिया गया एक्स्ट्रा, एसिड नहीं है, परोक्सी एसिड है ये, ठीक है। अब ध्यान देना, इट इज C6H5 COOH।
अब अगर बात की जाए तो परोक्सी कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम एल्कीन के साथ करवा रहे हैं, एक जनरल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, आगे भी इस तरह की रिएक्शन सब मिलेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कहीं पर भी अगर आपको परोक्सी कंपाउंड मिल जाए, हमेशा ध्यान रखना परोक्सी कंपाउंड का एक ही फंक्शन है, ऑक्सीजन ऐड करना। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसके पास प्रेजेंट है ना भाई, एक बात तो कंफर्म है कि अगर परोक्सी कंपाउंड है तो परोक्सी लिंकेजेस आर वीक, तो बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है परोक्सी लिंकेज का ड्यूरिंग द रिएक्शन। परोक्सी कंपाउंड का हमेशा एक ही काम होता है, जहां भी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन परोक्सी कंपाउंड के पास अवेलेबल होता है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सामने वाले कंपाउंड पर ऐड करने का काम करता है। बस ये एक जनरल पॉइंट आप माइंड में रखें। तो परोक्सी कंपाउंड की जितनी भी रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, आगे 2-3 रिएक्शन हम और डिस्कस करेंगे, सब जगह पर आपको एक ही फंक्शन मिलेगा। कोई भी कंपाउंड एक्स की रिएक्शन अगर आप परोक्सी कंपाउंड के साथ करवाएंगे, क्या होगा, उस परोक्सी कंपाउंड में से ऑक्सीजन उस कंपाउंड एक्स पर ऐड हो जाएगा। क्या क्लियर होने की बात है? ठीक है, यहां भी ऐसे ही होता है, यहां पर भी क्या होता है, देखो इस केस में अगर बात की जाए तो जो ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो इसमें प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है एल्कीन पर। अब देखो ऑक्सीजन तो एल्कीन पर ऐड हो जाएगा, तो ये परोक्सी एसिड जो है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा C6H5COOH, ये तो एसिड बन जाएगा, और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है। और ध्यान देना, ऑक्सीजन ऐड होकर यहां पर कंपाउंड बनता है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर की अगर बात की जाए, नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया है, साइक्लिक ईथर को आईयूपैक सिस्टम में बोलते हैं इपॉक्सी, बोलते हैं इपॉक्सी एल्केन बोलते हैं इसका नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, ये इपॉक्सी ग्रुप होता है साइक्लिक ईथर। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एल्कीन की रिएक्शन जब आप परोक्सी एसिड के साथ कराते हैं तो एल्कीन पर कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, इपॉक्सी ग्रुप ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसी को इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। और इसीलिए इस प्रोसेस को हम लिखते हैं इपॉक्सीडेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड इपॉक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे हम लिख रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स, वैसे अगर हम बोल रहे हैं इपॉक्सीडेशन तो देयर विल बी एडिशन ऑफ इपॉक्सी ग्रुप, और इपॉक्सी ग्रुप साइक्लिक ईथर ही होता है। क्या क्लियर हो रही बात है? तो इस तरह से यहां पर साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर आप परोक्सी एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, क्योंकि परोक्सी एसिड का एक ही काम है, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में परोक्सी एसिड यूज होगा वहां पर आपको हमेशा एक ही फंक्शन मिलेगा, उसका ऑक्सीजन ऐड करना। अब आप देखो, अगर आप पर एसिड की जगह सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हैं, मैं इसी को भी कवर कर देता हूं क्योंकि आगे वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है। अगर आप सिल्वर ऑक्साइड हीट ले रहे हैं तो ध्यान देना, सिल्वर ऑक्साइड हीट इसका फंक्शन भी वही होगा, क्योंकि हीट अगर आप ले रहे हैं तो बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है इसमें, ये भी वही ऑक्सीजन ऐड करेगा, और ऑक्सीजन ऐड करेगा तो इस केस में प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, वही इपॉक्सी कंपाउंड मिलने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वैसे समझ लो जैसे मैंने आपसे कहा कि KMnO4 का यहां पर यूज था ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, KMnO4 की जगह सोर्स हमने चेंज करके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लिया। परोक्सी एसिड का यहां पर फंक्शन क्या था, ऑक्सीजन देना, हमने उसका सोर्स चेंज कर दिया, सिल्वर ऑक्साइड ले लिया। दोनों का काम एक ही रहेगा, ऑक्सीजन देना। बस अब जो साइक्लिक ईथर बना है उसका हमें आगे क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट समझ लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा जिसका आगे कई बार यूज होगा, इसलिए समझना है इसको अच्छे से। देखो यहां पर हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। वैसे तो पॉइंट है कि अगर हम एसिडिक की बात ना करें, ओनली हाइड्रोलिसिस की बात करें तो रिएक्शन तब भी फिजिबल है। मतलब अगर आप एसिडिक मीडियम ना लें, डायरेक्ट अगर आप न्यूट्रल कंडीशन में वाटर के रिएक्शन अगर आप साइक्लिक ईथर के साथ कराते हैं तो रिएक्शन फिजिबल है। रिएक्शन में क्या होगा, देखो कार्बन ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो कार्बन ऑक्सीजन में EN डिफरेंस है, और EN डिफरेंस के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्टेड होंगे ना, EN डिफरेंस के बेसिस पे बात कर रहा हूं। तो ऐसे में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, बस इसी डिफिशिएंट सेंटर पर वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि याद करो हमने डिस्कस किया है वाटर जब भी पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है। तो पॉसिबल है कि डेफिशिएंट सेंटर पर वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो रिएक्शन तो विदाउट एसिडिक मीडियम भी फिजिबल है। ठीक है, डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर जाएगा क्योंकि डेफिशिएंट सेंटर है, और डेफिशिएंसी का रीजन है EN डिफरेंस। लेकिन अगर आप रिएक्शन में एसिडिक मीडियम लेते हैं तो फिर ये जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली फास्ट हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम लेने का यहां पर पर्पस ही यही है कि जो रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा, वो कंपैरेटिवली क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। फास्ट कैसे होगा इस बात को समझना। देखो अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया है तो अब इस साइक्लिक ईथर के सामने दो चॉइस है, या तो ये साइक्लिक ईथर वाटर के साथ में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, या फिर इस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से पहले जो एसिड आपने लिया है तो पॉसिबल है कि साइक्लिक ईथर उस एसिड के साथ एसिड बेस्ड रिएक्शन कर ले। क्योंकि देखो साइक्लिक ईथर में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, तो पॉसिबल है कि ये एज अ बेस अपना लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। याद करो मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस का मतलब है
ब्रोंसलोरी कंसेप्ट, और ब्रोंसलोरी कंसेप्ट का मतलब है प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। तो पॉसिबल है कि ये एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। मतलब साइक्लिक ईथर के सामने आप कह सकते हैं इस रिएक्शन कंडीशन में दो तरह की रिएक्शन की चॉइस है, आइदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विद वाटर कि वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल उससे रिएक्ट करे, और एसिड बेस्ड रिएक्शन विद एसिड। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक जनरल कंसेप्ट है, इसका कई बार हम यूज करेंगे। किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में अगर दो तरह की रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है एंड आउट ऑफ टू रिएक्शंस इफ वन ऑफ द रिएक्शन इज एसिड बेस, ऑलवेज एसिड बेस्ड रिएक्शन इज प्रेफर्ड। हमेशा एसिड बेस्ड रिएक्शन ही प्रेफर्ड होगी। कभी भी अगर रिएक्शन में दो तरह की मतलब मिक्सचर में अगर दो तरह की रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी आपको दिखती है और उन दो में अगर एक रिएक्शन एसिड बेस है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड रिएक्शन ऑलवेज एसिड बेस्ड रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड। और उसका रीजन है क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शंस के लिए हम बात करते हैं, एसिड बेस्ड रिएक्शंस आर फास्ट। भाई आप सोचिए एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी तो H प्लस बेस जो होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ में होगा, H के साथ में होगा। अरे प्रोटॉन एक्सेप्ट ये अगर एज अ बेस रिएक्ट करेगा तो प्रोटॉन ही तो एक्सेप्ट करेगा ना, ठीक है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ में होगा, H के साथ में होगा। और क्या हम बात कर सकते हैं, H का स्मॉल साइज जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्या क्लियर हो रही बात ये? तो एसिड बेस्ड रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है, इसीलिए हम बात करते हैं कि अगर एसिड बेस्ड रिएक्शन के साथ में अगर कोई और रिएक्शन का कंपटीशन है, मतलब और भी रिएक्शन के होने की अगर पॉसिबिलिटी है, तो उन दो रिएक्शन में विनर हमेशा कौन होने वाला है, एसिड बेस्ड रिएक्शन। और इसीलिए हम बात करते हैं कि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले यहां पर एसिड बेस होगा, मतलब जो साइक्लिक की तरह वो एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप ध्यान देना, जब प्रोटॉन ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा तो क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, न्यूट्रल ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा प्लस। और अब आप ध्यान देना, अगर ऑक्सीजन प्लस बना तो क्या हम बात कर सकते हैं, अब इस ऑक्सीजन की कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी जो है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगी। पहले भी ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ड्यू टू ईएन डिफरेंस, बट इन दिस केस न्यूट्रल ऑक्सीजन इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन। बट नाउ आफ्टर एसिड बेस रिएक्शन, आफ्टर प्रोटोनेशन, एक तरह से आप कह सकते हैं इसका प्रोटोनेशन हो चुका है, प्रोटॉन ऐड हो चुका है। सो आफ्टर प्रोटोनेशन नाउ ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आप ही डिसाइड करें, एक तो न्यूट्रल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे कार्बन से और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, कौन से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन की। सो बाय विड्रॉइंग मोर इलेक्ट्रॉन्स नाउ इट विल मेक दिस कार्बन एटम कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहां पर अब जो डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और ध्यान देना, जितना डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा आप कह सकते हैं कि वाटर की एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की जो टेंडेंसी होगी वो उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो बस यहां पर क्या होगा, वाटर का जो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा वो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं फास्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? और देखो, जैसे ही वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ऑक्सीजन कार्बन में ईएन डिफरेंस क्रिएट होकर ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान देना, वाटर जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है पूरा मॉलिक्यूल ऐड होकर के H+ रिलीज करता है। H+ रिलीज कर देगा तो कार्बन पर वाटर का क्या आ जाएगा, OH। और ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, तो इस कार्बन पर भी आ जाएगा OH। जरा देखो, हाइड्रोक्सिलेशन हो चुका है, ग्लाइकोल फॉर्मेशन हो चुका है। और इस बार जो एडिशन हुआ है एंटी एडिशन, क्योंकि आप सोचिए अगर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस साइक्लिक आयन पर हुआ है, याद करो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, वहां भी हमने डिस्कस किया था कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनने की वजह से जो अटैक होता है वो अपोजिट साइड से होता है। तो यहां पर भी अटैक कैसा होगा, अपोजिट साइड से होगा, तो एडिशन कैसा हो जाएगा, यहां पर एंटी एडिशन हो जाएगा। तो ये यहां पर कंडीशन आती है आपके पास एंटी एडिशन की, ठीक है। ये मैंने आपको आइडिया देखा सिन और एंटी का। हालांकि अगर हमें ये पता है कि दीज रिएजेंट्स आर यूज्ड फॉर सिन एडिशन एंड दीज रिएजेंट्स आर यूज्ड फॉर एंटी एडिशन, तो क्वेश्चन या तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड आता है या डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड आता है। और इससे आपका काम बन जाएगा कि इन केसेस में एडिशन सिन होता है और इन केसेस में एडिशन एंटी होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं चला सिन एडिशन कैसे हुआ, एंटी एडिशन कैसे हुआ, वो मैंने आपको आइडिया दिया है। बाकी मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत ही रेयर चांसेस है पूछे जाए, नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इतना भी माइंड में रखते हैं ना कि 4 रिएजेंट्स आर अवेलेबल फॉर हाइड्रोक्सिलेशन, पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कहा जाए सिंपली हाइड्रोक्सिलेशन करना है, सिन एंटी की कोई बात ही ना करे, तो आप कितने रिएजेंट्स बताएंगे, 4, ठीक है। 4 रिएजेंट्स आर अवेलेबल फॉर हाइड्रोक्सिलेशन, पियर्स रिएजेंट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हाइड्रोलिसिस, पेरोक्सी एसिड हाइड्रोलिसिस एंड सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस, ये 4 रिएजेंट्स अवेलेबल हैं। अब उसमें और स्पेसिफिक बात करना है तो 2 आर अवेलेबल फॉर सिन एंड 2 रिएजेंट्स आर अवेलेबल फॉर एंटी एडिशन। और इन 4 रिएक्शन में एक रिएक्शन का प्रैक्टिकल यूज वो काफी इंपॉर्टेंट है, बेयर्स रिएजेंट एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है।
ये लिख लें, फिर मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री से इसको रिलेट करके बताता हूँ। हाँ भी कंप्लीट। चलिए अब आप ध्यान देना, स्टीरियोकेमिस्ट्री से स्टेशन को रिलेट करते हैं और यहां पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा सिन और एंटी का क्या डिफरेंस रहेगा। देखो जो एल्कीन हमने लिए दैट इज ट्रांसब्यूटोइन, और इसमें फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ मतलब रिएक्शन विद बेयर्स टीएसएन, और इसमें हमने डिस्कस किया कि यहां पर जो एडिशन होगा दैट विल बी सिन एडिशन। और सेकंड केस में हम बात करेंगे रिएक्शन विद पेरोक्सी एसिड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एडिशन इज एंटी एडिशन। अब पहले एंटी एडिशन वाला केस ले लेते हैं, क्योंकि ये केस तो बिल्कुल उसी का कंपेरेबल होगा जो हमने रिएक्शन डिस्कस किए ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली। वहां पर भी आप याद करें ब्रोमीन का जो एडिशन होता था वो एंटी एडिशन होता था, और यहां पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का जो एडिशन होगा वो एंटी एडिशन होगा। टेक्निक सेम रहेगी जो हमने ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिस्कस की थी। आप मुझे बताएंगे इसमें, देखो एक बात तो क्लियर है कि जिस एल्कीन पर हम हाइड्रोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं, तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों कार्बन पर OH ग्रुप ऐड होंगे तो आप सोचिए दोनों कार्बन कायरल बन जाएंगे। जब आप ये कंपाउंड हमने लिया ब्यूटूइन, आप ऐसे समझिए दिस इज ब्यूटूइन, और इसका अगर आप हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, इसका अगर आपने हाइड्रोक्सिलेशन किया है तो हाइड्रोक्सिलेशन में पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों कार्बन पर OH ग्रुप ऐड हो जाएंगे, और अब देखो OH ग्रुप ऐड होने के साथ में नाउ दीज कार्बन एटम्स आर कायरल, ये दोनों कार्बन अब कायरल हैं, ठीक है। और 2 कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के फिशर्स हम इस तरह से बनाते हैं। अब मुझे आप बताएं, पहले एंटी एडिशन वाला केस लेते हैं, वर्टिकल लाइन पर कौन सी यूनिट्स आएंगी? यस, याद करें मैंने आपसे कहा था टेक्निक में आप क्या करेंगे, जो भी ऐड होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन जिसका एडिशन होगा वो तो वर्टिकल लाइन पर आएगा। जैसे ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन ऐड होता था तो हमने ब्रोमीन्स को वर्टिकल लाइन पर प्लेस किया था, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो आ जाएंगे वर्टिकल लाइन पर। अब मुझे आप बताएं हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो यूनिट्स हम प्लेस करेंगे तो वो यूनिट्स कौन सी आएंगी? CH3 एंड H, H एंड CH3। आप मुझे बताएं ट्रांस एल्कीन हमने लिए, एडिशन एंटी एडिशन है, तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उसको कैसे अरेंज किया जाए? सेम साइड या अपोजिट? सेम साइड। याद करें एंटी एडिशन में जो अरेंजमेंट आपके पास एल्कीन में है वो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। अगर मिथाइल ग्रुप्स यहां पर अपोजिट हैं तो प्रोडक्ट में कैसे हो जाएंगे? वो सेम साइड। और सेम साइड की अगर बात की जाए तो दे कैन बी ऑन लेफ्ट साइड और दे कैन बी ऑन राइट साइड ऑल्सो। दोनों केसेस ले लेते हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड और यहां पर भी दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड बट ऑन राइट साइड, ये केसेस आपको मिलेंगे। एंड दीज आर मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स। हालांकि यहां पर मिरर इमेज की जरूरत है नहीं, क्योंकि जरा देखो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो फिर तो ये कंपाउंड हो जाएगा मीजो, और मीजो का मिरर इमेज आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात ये? तो आप देखो इस केस में यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिला हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, ग्लाइकोल कंपाउंड बना, लेकिन ग्लाइकोल में जो ऑप्टिकल आइसोमर मिला है वो स्पेसिफिकली आपको मीजो आइसोमर मिला है। अब आप ध्यान देना, अगर आप यहां पर रिएजेंट चेंज करते हैं, सिन एडिशन के लिए अगर आप रिएजेंट लेते हैं तो देखो सिन एडिशन में भी टेक्निक सेम रहेगी, केवल डिफरेंस क्या आएगा? आप सोचकर बताओ क्या लगता है डिफरेंस क्या आएगा? सिन एडिशन और एंटी एडिशन में क्या डिफरेंस तो आएगा, तो कंफर्म है क्या डिफरेंस आना चाहिए? अच्छा चलो आप तो ग्रुप्स रख के बताओ तो समझ में आएगा डिफरेंस क्या आना चाहिए। वर्टिकल लाइन पर क्या रखें? यस, वर्टिकल लाइन पर तो वही आपको रखना है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐड होगा, चाहे एडिशन सिन हो चाहे एंटी एडिशन हो। अब मुझे आप बताएं यहां पर मिथाइल ग्रुप्स को कैसे रखा जाए? यस, बस यही डिफरेंस रहेगा। सिन एडिशन में क्या होता है, देखो जो अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट यहां पर एल्कीन में है वो अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा। अगर अल्काइल ग्रुप अपोजिट है तो प्रोडक्ट में भी अपोजिट। अगर अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, मतलब ट्रांस की जगह अगर हमने सिस एल्कीन लिया होता तो अल्काइल ग्रुप सेम साइड होते। अगर सेम साइड होते तो फिर हम उसे सेम साइड ही रखते हैं। मतलब सिन एडिशन में आपको अल्काइल ग्रुप्स का अरेंजमेंट चेंज नहीं करना है, तो दे विल रिमेन ऑन सेम साइड, मतलब दे विल रिमेन सेम। अगर ये अक्रॉस है तो प्रोडक्ट में भी वो अक्रॉस ही रहेंगे। बस यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है। जबकि एंटी एडिशन में अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, अगर अपोजिट है तो सेम साइड आ जाएगा, और यहां अगर सेम साइड होता है तो प्रोडक्ट में ऑपोजिट। तो यहां पर जो एडिशन है मतलब जो अरेंजमेंट है वो सेम रखना है सिन एडिशन में। और आप देखो मिथाइल ग्रुप्स अगर अक्रॉस रहेंगे तो वो अक्रॉस इस तरह से भी आ सकते हैं और इस तरह से भी आ सकते हैं। मतलब यहां पर हमें फिर से मिरर इमेज की बात करनी होगी, और यहां पर मिरर इमेज विल रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कंपाउंड, क्योंकि अब जरा देखो कंपाउंड्स में COS एंड POS एब्सेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो अब आप बात कर सकते हैं यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो D+L रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आता है सिन और एंटी का। दोनों में हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, दोनों में ग्लाइकोल बना,
लेकिन यहां पर जिन ग्लाइकोल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है उसमें से वन ऑफ द कंपाउंड इज ऑफ डेक्स्ट्रो नेचर एंड अदर इज ऑफ लीवो, लेकिन यहां पर जो कंपाउंड बना वो मीजो नेचर का है, तो आइसोमर्स चेंज हो गए इसमें। क्लियर हो रही बात है? लेकिन यहां से नेक्स्ट अब बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। एल्कीन एंड अल्काइन दोनों का ओजोनोलाइसिस हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। देखो, ओजोनोलाइसिस प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इट्स नॉट अ सिंगल रिएक्शन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस। पहले आप जैसे एल्कीन का आप ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं तो पहले एल्कीन की रिएक्शन लेते हैं इसमें ओजोन के साथ में, और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा फिर उस प्रोडक्ट की रिएक्शन आप फर्दर लेते हैं रिएजेंट आर के साथ में, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिएजेंट आर वी गेट प्रोडक्ट पी। अब रिएजेंट आर में आपको क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन गिवन हो सकती है, तो टोटल इसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे। दिस आर कैन बी H2O जिंक, और इट कैन बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोराइड, और थर्ड कंडीशन में इट कैन बी H2O विदाउट जिंक। ये 3 केसेस ओजोनोलाइसिस के हमें मिलते हैं। देखो, ओजोनोलाइसिस में शॉर्टकट हम यूज करेंगे, इसकी बेस्ट ट्रिक है, काफी स्टूडेंट को शायद पता भी होगी, एकदम आप समझ लो यूनिवर्सल ट्रिक है, सब उसको यूज करते हैं, हम भी वही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 100% प्रोडक्ट बेस्ड आता है, और प्रोडक्ट बेस्ड के लिए तो फिर बेस्ट आप ट्रिक अप्लाई करो। और ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखो, रीजन कंडीशन में यहां पर आर में से कोई भी कंडीशन गिवन हो, आप ध्यान देना, एक अच्छी बात यह है कि तीनों ही केस में ट्रिक कॉमन रहेगी, सेम सभी केसेस में। आपको क्या करना है, जब भी आपको ओजोनोलाइसिस दिया जाए, शॉर्टकट ये रहेगा, ट्रिक ये रहेगी, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऐड करो, बस यही करना है आपको। कंपाउंड में जहां भी डबल बॉन्ड नजर आ जाए, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो जितने भी डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं सब जगह पर ये काम करते जाओ, डबल बॉन्ड ब्रेक करें, दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ठीक है। और देखो, दोनों कार्बन पर जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो इस केस में प्रोडक्ट आपको, अब ध्यान देना, डबल बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में ये दोनों पार्ट सेपरेट हो जाएंगे, ऑक्सीजन ऐड होने के साथ में ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा लेफ्ट वाले पार्ट से दैट विल बी कार्बोनिल कंपाउंड, और राइट वाले पार्ट में भी जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये भी बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। आप ध्यान देना, रिएजेंट कंडीशन में आर आपको कुछ भी गिवन हो, अगर हम इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे ना, एक्चुअल मैकेनिज्म की भी अगर बात की जाए तो तीनों ही केस में पहले बनते कार्बोनिल कंपाउंड ही है, ठीक है, एक्चुअल में भी कार्बोनिल कंपाउंड ही बनते हैं। अब डिफरेंस क्या आएगा, देखो पॉइंट, अगर कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे तो फिर इन रिएजेंट कंडीशन में डिफरेंस क्या होगा, क्या सब में सेम प्रोडक्ट होंगे? सेम प्रोडक्ट नहीं होंगे। अब डिफरेंस क्या आएगा, आप ध्यान देना, इनिशियली आप रिएजेंट कंडीशन इनमें से कुछ भी ले लें, आपको इनिशियली जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोनिल कंपाउंड ही मिलता है। अब डिफरेंस क्या रहेगा, देखो, अगर रिएजेंट कंडीशन में H2O जिंक दिया है तो जो कार्बोनिल कंपाउंड बने वो ही रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट होंगे, मतलब इस केस में प्रोडक्ट होंगे कार्बोनिल कंपाउंड, एक तरह से आप लिख सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, क्योंकि प्रोडक्ट एल्डिहाइड कीटोन्स ही तो होंगे, ठीक है। अब एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा वो तो देखो डिपेंड करेगा आपने एल्कीन कौन सी ली है। आप सोचिए, अगर कार्बन पर दोनों वैलेंसीज पर R ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हम बात कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में, अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो कीटोन हो जाएगा, और अगर एक भी वैलेंसी पर H प्रेजेंट है तो फिर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, या ओनली कीटोन ओनली एल्डिहाइड, वो तो डिपेंड करेगा आपने एल्कीन कौन सी यूज की है, बट हाँ कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। तो H2O जिंक में तो जो ऑक्सीजन ऐड करने पर प्रोडक्ट आपको मिलता है वही फाइनल आंसर होता है। लेकिन अगर आपने H2O जिंक की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराइड यहां पर लिया तो इस केस में भी बनेंगे तो पहले एल्डिहाइड कीटोन ही, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपको यहां पर एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट यहां पर आपको मिलता है एल्कोहल्स। अब क्वेश्चन है एल्कोहल कैसे बना, देखो इस केस में भी इनिशियली प्रोडक्ट आपको लिथियम कार्बोनिल कंपाउंड ही मिलता है, लेकिन आई थिंक ये आपको आइडिया हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराइड का फंक्शन होता है रिडक्शन का, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिएक्शन में जो कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं ना, उन कार्बोनिल कंपाउंड का आगे कर देते हैं रिडक्शन, मतलब ये रिएक्शन एक स्टेप आगे चली जाती है, बनेगा तो वही कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराइड का फंक्शन होता है रिडक्शन का। तो ये क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो हम ना उसे रिड्यूस कर देंगे, और रिडक्शन में क्या हम बात कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अरे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रिडक्शन प्रोसेस होता है ना, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएंगे, और इस तरह से हाइड्रोजन ऐड होकर कंपाउंड बन जाता है आपके पास एल्कोहल। क्या समझ आ रही बात है, ठीक है। अब पॉइंट है कि अगर H2O थर्ड केस लिया जाए, H2O विदाउट जिंक, तो इस केस में भी बनेगा पहले एल्डिहाइड कीटोन ही, पहले कार्बोनिल कंपाउंड ही बनेंगे, लेकिन अब आप ध्यान देना, जिंक के एब्सेंस में अगर रिएक्शन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है तो इन एब्सेंस ऑफ जिंक
this aldehyde gets oxidized into acid. ये जो एल्डिहाइड है वो जिंक के एब्सेंस में एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. बट अगर कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है तो इट रिमेन्स अनअफेक्टेड. कीटोन अगर बनाए तो दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड. क्वेश्चन है जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर के हम उसमें एसिड में कन्वर्ट होने की बात कर रहे हैं, क्या यहां पर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा? आंसर है नो, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट. कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, और क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है इसीलिए कीटोन यहां पर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है एंड दैट रिमेन्स अनचेंज्ड. क्या क्लियर हो रही बात है? अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी होता है और कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है. ये तो अपने आप में एक टॉपिक है जो मैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी बात नहीं कर रहे हैं, बस एक स्टेटमेंट मैं अभी दे रहा हूं. इसका रीजन हम डिस्कस करेंगे आगे, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिटेल में बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. अभी डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज इजियर प्रोसेस देन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स. ये डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. इसीलिए हम बात करते हैं कि जिंक के एब्सेंस में एक्चुअली ऑक्सीडेशन का केस बनता है. कैसे बनता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा. तो जो ऑक्सीडेशन का केस बनता है उसमें एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है बट कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं. अब आप ध्यान देना, मैंने कहा कि इस केस में तो ऑक्सीजन ऐड करने पर जो प्रोडक्ट आपको मिला वही फाइनल आंसर है. अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराइड्राइड लिया तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा उनका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा. और अगर आपने H2O लिया जिंक एब्सेंट तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. एक केस में रिडक्शन हो रहा है और एक केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन आप ध्यान देना, रिडक्शन तो दोनों का ही हो जाएगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो अल्कोहल बन जाएंगे. लेकिन ऑक्सीडेशन जो होगा वो केवल एल्डिहाइड का होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? तो उसका अभी मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज डिफिकल्ट. इसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, नहीं तो एक नई रिएक्शन यहां पर स्टार्ट हो जाएगी पैरेलल में. अब आप ध्यान देना, हमने कहा भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराइड्राइड में रिडक्शन होगा, तो देखो रिडक्शन कौन कर रहा है वो समझ में आता है, ये खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है. क्वेश्चन है जिंक के एब्सेंस में हमने कहा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ये ऑक्सीडेशन का काम कौन कर रहा है? हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं लिया. आप ध्यान देना, यहां पर ऑक्सीडेशन का काम करता है H2O2. जो ऑक्सीडेशन का फंक्शन यहां पर मिलेगा किसका मिलेगा? H2O2 का मिलेगा. क्वेश्चन है H2O2 कहां से आया? हमने तो नहीं लिया यहां पर H2O2. दिस H2O2 इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. इसका फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है. कैसे? आप ध्यान देना, आप देखो हम ओजोन के साथ में रिएक्शन ले रहे हैं और फिर हमने कहा ओजोन की रिएक्शन होगी फॉलोड बाय रिएक्शन विद द रिएजेंट R. अच्छा आप देखो शॉर्टकट में जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, आप बता सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें हमने टोटल ऑक्सीजन कितनी यूज की है? 2 यूज की है, एक यहां पर एक यहां पर. लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट तो 3 ऑक्सीजन का है ना. आपने ओजोन लिया था ना, तो क्वेश्चन है व्हाट अबाउट थर्ड ऑक्सीजन? वो थर्ड ऑक्सीजन कहां गया? उसका मैं आपको पार्ट बताता हूं. ध्यान देना, दैट थर्ड ऑक्सीजन ऑफ ओजोन गेट्स कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म H2O2. वही ओजोन की जो थर्ड ऑक्सीजन है ना, वो H2O के साथ में कंबाइन होकर H2O2 का फॉर्मेशन करती है. और यही H2O2 फिर आगे क्या करता है? रिएक्शन में बनने वाले एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है किसमें? एसिड में. बट आप ध्यान देना, इफ कीटोन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड. कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो कीटोन ही रहेगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज डिफिकल्ट. कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होने की वजह से वो अनअफेक्टेड रहेगा, दैट विल रिमेन कीटोन. अब एक लास्ट पॉइंट फिर आप लिखना, हमने कहा जो H2O है वो जिंक के एब्सेंस में ओजोन के थर्ड ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है और H2O2 का फॉर्मेशन करता है, और यही H2O2 ऑक्सीडेशन का काम करता है. तो पॉइंट आता है कि H2O तो यहां भी है ना, अगर H2O यहां भी है तो यहां पर भी वो थर्ड ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होना चाहिए, और अगर कंबाइन होना चाहिए तो फिर यहां पर भी H2O2 का फॉर्मेशन होना चाहिए. फिर यहां पर हम ऑक्सीडेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर जिंक प्रेजेंट है. तो क्वेश्चन है फिर जिंक ने क्या किया? उसने उसको कैसे रोका? तो देखो जिंक की अगर बात की जाए तो जिंक खुद ही रिडक्शन का काम करता है. ये जिंक क्या करता है? H2O2 को डिकम्पोज कर देता है जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर में. ये रीजन है कि वहां पर हमें ऑक्सीडेशन का केस नहीं मिल पाता है. लेकिन अगर जिंक नहीं हुआ तो जो H2O2 बना है वो फिर अपना काम स्टार्ट कर देगा, और वो अपना काम स्टार्ट करके एल्डिहाइड को क्या करेगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा. बट कीटोन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड. क्लियर है बात ये? तो देखो तीनों ही रिएजेंट कंडीशन में, रिएजेंट कंडीशन आपको कोई भी गिवन हो, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जब भी ओजोनोलाइसिस सामने आएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करो
ऑक्सीजन ऐड करो और ऑक्सीजन ऐड करके आप कार्बोनिल कंपाउंड बना दो। H2O जिंक में ऑक्सीजन ऐड करने पर जो कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिलेंगे वही फाइनल आंसर है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम ओराइड में क्या हो जाएगा, बनने वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन, और H2O जिंक एब्सेंस पे क्या होगा, बनने वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन। बस इसमें ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर बात है? और ऑक्सीडेशन का काम कौन करेगा, समझ में आ रहा है? H2O2। वो कहां से आया, समझ में आ रहा है? H2O gets combined with third oxygen of ozone to form H2O2। ठीक है, ये आप नोट कर लें, फिर इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आप नोट कर लें, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।